हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक सहभागिता। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने चर्चा की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बगैर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। इसमें प्रश्नोत्तर भी हैं और ये आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम राजनीतिक सहभागिता। हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। इस पार्ट में हम चर्चा करने जा रहे हैं राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप क्या है। तो पहले थोड़ा सा वापस देख लेते हैं कि राजनीतिक सहभागिता जो है वो क्या है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों और निर्णयों के निर्माण, निर्धारण और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से अगर वो भाग लेता है, इसका मतलब वो राजनीतिक सहभागिता निभाता है। यानी कुल मिला के राज्य व्यवस्था के जो क्रियाकलाप हैं, जो काम हैं, उसमें भाग लेना राजनीतिक सहभागिता है। किस रूप में भाग लेता है व्यक्ति? या वो राजनीतिज्ञ के रूप में भाग ले सकता है, कोई सरकारी अधिकारी के रूप में भाग लेता है, या फिर वो एक नागरिक के रूप में भाग लेता है। यानी हमारी जो व्यवस्था है उसमें किसी न किसी रूप में नागरिक हमेशा एक भूमिका में रहता है। विशेष अगर ये भी नहीं हो तो आपको देखते हैं कि भी मतदान में तो वो भाग लेता ही लेता, वोट तो करता ही है। तो ज़्यादातर देशों में ये चेक किया जाता है कि उसकी राजनीतिक सहभागिता उस देश में कितनी है। तो क्या देखा जाता है? उस देश का मतदान प्रतिशत देखा जाता है। इसके अलावा और ये भी माना जाता है कि चुनाव प्रचार में भाग लेना, कितने लोग लेते हैं, रैलियों में जाते हैं, ये भी एक तरीके से राजनीतिक सहभागिता है। तो जो इसके दो स्वरूप देखते हैं, सामुदायिक गतिविधि। सामुदायिक गतिविधि में जो है व्यक्ति हमेशा भाग लेता है, चाहे वो व्यक्तिगत भी ले सकता है या सामूहिक भी ले सकता है। और उसके जो मुद्दे होते हैं हमेशा सुरक्षा, स्वच्छता, ऐसे मामले होते हैं जब व्यक्ति बढ़ चढ़ कर या तो व्यक्तिगत तौर पर या सामूहिक रूप में भाग लेता है। उसके जो हथियार हैं, जो औजार हैं, या यूं कहें कि साधन क्या है, किस तरीके से वह राजनीतिक सहभागिता निभाता है समुदाय के रूप में या सामुदायिक गतिविधि के रूप में। तो जुलूस, विरोध प्रदर्शन में जाकर, हड़ताल में भाग लेकर, या धरना, बहिष्कार आदि, ये सब साधन है जिसके माध्यम से वह व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से सामुदायिक गतिविधियों का हिस्सा बनता है और सहभागिता करता है। परंतु कसौटी यह है कि वे किस हद तक नीति और निर्णय को प्रभावित करते हैं। केवल भाग लेना सहभागिता नहीं है दोस्तों। हमारे अधिकांश राजनीति वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जिस मकसद से उन्होंने ये सहभागिता की है, क्या वो मकसद पूरा हुआ, या उस हद तक जितना वो प्रभावित करना चाहते हैं प्रभावित कर पाए। अगर वो प्रभावित कर पाते हैं तो वो राजनीतिक सहभागिता सार्थक है, वरना निरर्थक है। तो पैमाना क्या होगा कि जो मकसद है उसमें वो सफल हुए कि नहीं हुए, या कितना हद तक सफल रहे हैं। फिर देखिए, सरकार और नागरिकों के बीच में सक्रिय परस्पर क्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बोल सकते हैं। दोनों दो तरफा होता है, ये दो तरफा गतिविधि है। कभी राज्य नागरिकों को प्रोत्साहित करता है सहभागिता करने के लिए, कभी नागरिक खुद ही, सरकार की इच्छा नहीं है तो भी नागरिक सहभागिता निभाते हैं। तो ये दो तरफा प्रक्रिया है, ये देख लेते हैं। तो ये दूसरा जो राज्य और नागरिक के बीच में सहभागिता, इसको पुनः हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो रूप है परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। क्या है परंपरागत राजनीतिक सहभागिता? कि जब नागरिक प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में सत्ता के कार्यक्रमों में भाग लेता है, उसकी सहभागिता रही है, चाहे वो कम रही हो या ज़्यादा रही हो, यह यहाँ कोई मैटर नहीं है। बस ये कि उसका अंश रहा है, उसकी हमेशा सत्ता के साथ या व्यवस्था में उसका सहभागिता है, उसका भाग लेना, चाहे वो क्रिया या प्रतिक्रिया के रूप में रहा है। तो जो नागरिक सहभागिता है वो कौन कौन से कैसे रही है, देखिए। परंपरागत मतलब जो आज दिन तक जो रीति रिवाज चलते आए हैं उनके तौर तरीके देखते हैं कि वह हमेशा सरकार या जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क में रहता है, तो ये भी एक राजनीतिक सहभागिता है। फिर देखिए, पत्र, टेलीफोन, साक्षात्कार, संपादक के नाम पत्र लिखना। कई बार हम अखबारों में लिखते हैं कि इस शहर में ये स्वच्छता संबंधी समस्या है, तो ये भी एक सहभागिता। आप जागरूक नागरिक के तौर पर ये कार्य कर रहे हो तो आप अपनी सहभागिता वहाँ पे दर्शा रहे हो। फिर देखिए, दबाव समूहों की गतिविधियाँ। अनेक संगठन जो हैं जिनके हित समान होते हैं दोस्तों। दबाव समूह ऐसे संगठन को कहते हैं जिनके हित समान हैं और उनका मकसद चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उनका मकसद है विरोध, धरना, प्रदर्शन, विभिन्न तरीकों से सत्ता पर दबाव बनाना और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करवाना।
जैसे किसान, विद्यार्थी संगठन, औद्योगिक संगठन, उद्योगपतियों की जो संगठन है वो ऐसे बोल सकते हैं, महिलाओं का जो संगठन है, तो इनके अलग से कुछ डिमांड होती है और उन सब जो हित हैं वो समान होते हैं, सभी लोगों की जो कॉमन चीज़ों पे वो काम करते हैं। अगला जो है व्यक्ति कैसे भाग लेता है, राजनीतिक प्रचार अभियान। चुनाव के समय देख लीजिएगा दोस्तों, और आजकल तो सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा कि अगर आप किसी विचारधारा या किसी राजनीतिक दल का आप पोस्ट करते हो या उनको लाइक शेयर या ऐसे बढ़ावा देते हो, तो ये भी एक तरीके से प्रचार अभियान का आप हिस्सा हो, यानी आप राजनीतिक सहभागिता निभाते हो। फिर सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना, अगर आप चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हो, नामांकन भरते हो, ये भी परंपरागत राजनीतिक सहभागिता है। और ये नागरिक सहभागिता, यानी नागरिक किस किस रूप में सत्ता में पार्टिसिपेट करते हैं। उपक्रम, उपक्रम का अर्थ होता है दोस्तों किसी प्रस्ताव को तैयार करना या आरंभ करना। देखिए, मैं इसको इस रूप में बता सकता हूँ कि कानून बनाना या बने हुए कानूनों में चेंज करना ये काम विधायिका का है, नई नीतियों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। लेकिन कई बार वो कार्य नहीं कर पाते हैं। मान लीजिएगा कि एक उदाहरण के तौर पर लें, आपको पता हो तो 2012 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था दोस्तों, या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए, तो जनता चाहती है कि ऐसे मुद्दों पर कठोर कानून बने। तो जब तक संसद कानून नहीं बना रही तो लोग क्या करेंगे, वो ऐसा प्रस्ताव तैयार कर लेते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं तो लोकपाल का इश्यू था, अन्ना हजारे और ये अरविंद केजरीवाल, ये सारे लोग मिलके एक आंदोलन चलाया था। तो उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया था कि लोकपाल पर ऐसा ऐसा इस प्रकार से कानून बनना चाहिए। तो वो क्या था, वो उपक्रम था दोस्तों। तो वो क्या कर रहे थे, नागरिक सहभागिता कर रहे थे। ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे इंडिया का, अगर मैं रखूँ आपके सामने। फिर देखिए, प्रत्याह्वान या प्रत्यावर्तन बोल सकते हैं कि अगर कोई जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, वह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि उसको समय पूर्व हटा सकें। ऐसा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, अपने इंडिया में नहीं अभी। इसको राइट टू रिकॉल भी बोलते हैं। एग्जाम में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो प्रत्यावर्तन या प्रत्याह्वान मतलब चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुलाना। ये तो हुए नागरिक सहभागिता, यानी नागरिक जो हैं वो किस रूप में राज्य की राजनीति में या राज व्यवस्था में भाग लेता है। अब है राज्य सहभागिता, ये भी परंपरागत पढ़ रहे हैं हम कि सदियों से चली आ रही व्यवस्था। राज्य क्या करता है नागरिकों को जोड़ने के लिए, तो वह चुनावों का आयोजन करता है, सार्वजनिक सुनवाई करता है। कई बार देखिएगा दोस्तों, सार्वजनिक सुनवाई के लिए जैसे दरबार, जनता का दरबार जैसे आम आदमी पार्टी ने लगाया था, आपको पता हो दिल्ली में। आजकल प्रशासन गांवों के और प्रशासन शहरों के और, या कई बार जिला कलेक्टर ग्रामीण अंचल में ऐसे ही बैठ के रखते हैं। रात्रि चौपाल बोल सकते हैं उसको, बिल्कुल राजस्थान में ये रात्रि चौपाल के नाम से जाना जाता है। तो ये जन सुनवाई होती है ताकि सार्वजनिक जो समस्याएं हैं वो उनके धरातल लेवल पे ही ख़त्म कर दी जाए। तो राज्य क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो लोगों को कनेक्ट कर रहा है। तो इस सार्वजनिक सुनवाई है। सलाहकार परिषदों का गठन, सलाहकार परिषदों का गठन का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को जोड़ते हैं सत्ता से ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो जन भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण हो और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। फिर देखिए, परिप्रच्छा। परिप्रच्छा का अर्थ होता है दोस्तों किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान करवाना। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं 2016 का जो मैटर है, जब ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन ने बोल सकते हैं कि यूरोपियन संघ से वो अलग होने के लिए जनमत संग्रह या परिप्रच्छा रखा था एक प्रोग्राम। लोगों के सामने कहा कि आप हाँ या ना में वोट कीजिए कि हमें यूरोपियन संघ के साथ रहना है या नहीं रहना है। तो 52% लोगों ने उसको छोड़ने के लिए पक्ष में मतदान किया था कि हमें नहीं रहना यूरोपियन संघ के साथ में। तो ये क्या था, परिप्रच्छा। तो सीधा सीधा नागरिकों की सहभागिता ली, राज्य ने ली। तो ये परिप्रच्छा भी है एक, और ये स्विट्जरलैंड में है, ब्रिटेन में करवाया गया। फिर देखिए, गैर परंपरागत राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता तो है लेकिन एक टाइप था परंपरागत, जो कई समय से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, या बहुत लंबे समय से तौर तरीके जो हैं वो परंपराओं पर आधारित हैं और ये होता आया है। गैर परंपरागत का मतलब है कि समय के साथ नई चीज़ें जुड़ती गई, नए तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं सत्ता के साथ में, या राज्य भी नए तरीके निकालिए ताकि लोगों के साथ में कनेक्ट हो। तो वो जो नए तरीके आए हैं वो गैर परंपरागत कहलाएंगे।
तो गैर परंपरागत में नागरिक कैसे सहभागिता करते हैं? देखिए, विरोध प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, नारेबाजी, पोस्टरबाजी दोनों तरफ हो सकती है दोस्तों। किसी नेता के समर्थन में भी हो सकती है, किसी के विरोध में भी हो सकती है। नुक्कड़ नाटक, हड़ताल, धरना, भूख हड़ताल, सरकारी पुरस्कारों को अस्वीकार या वापस करना। जैसे आप किसी नीति से असहमत हो तो आपको वो पुरस्कार जब सरकार देती तो आप लेते नहीं हो, या लिए हुए पहले मिले हुए पुरस्कार को आप सरकार की नीति से आप असहमत हो तो आप लौटा देते हो। तो ये भी एक नागरिक सहभागिता, आप कहीं ना कहीं अपना विरोध प्रदर्शन या अपना वजूद दर्शाते हो कि मैं इन चीज़ों से सहमत या असहमत हूँ। तो ये नागरिक हमेशा करते हैं। जो अगला तरीका देखिए, सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि जो अन्यायपूर्ण कानून है उनका विरोध करना और जानबूझकर गिरफ्तारियां देना, ताकि सरकार को यह एहसास हो कि उन्होंने जो दमनकारी कानून बनाया वो गलत है और उन्हें वापस लेना चाहिए। आजकल ये नया देख लीजिएगा, राजनीतिक हिंसा, नक्सलवाद, ये इसी का उदाहरण है। अपहरण कर लेते हैं कई बार कलेक्टर, एसडीएम या फिर जो राजनेता है उनका। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। तो ये भी राजनीतिक अपना वजूद या अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सत्ता में अपनी मांगों की ओर ध्यान दिलाने के लिए ऐसे प्रयास होते हैं। तो आप राजनीतिक सहभागिता हमेशा पॉजिटिव नहीं होती दोस्तों, वो नेगेटिव भी हो सकती है। तो राजनीतिक सहभागिता का मतलब सिर्फ इतना है कि राजनीति के साथ आपको उसमें भाग लेना, सामंजस्य से बैठाना। तो ये सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक हिंसा, ये नकारात्मक उदाहरण में आते हैं। फिर देखिएगा दोस्तों, राज्य किस प्रकार से सहभागिता करता है गैर परंपरागत में। परंपरागत में तो हमने पढ़ा कि चुनाव करवाते हैं, है ना, सार्वजनिक सुनवाई कर देते हैं, या जो परिप्रच्छा सलाहकार परिषदों का गठन, इस प्रकार से हैं। लेकिन गैर परंपरागत तरीके से वो क्या करते हैं, देखिए नए तरीके कौन सा है, जैसे कि राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, गणतंत्र दिवस पर परेड का आयोजन होता है राजपथ पर, उसका प्रकाशन टेलीकास्ट होता है टीवी पर, है ना, झांकियाँ निकाली जाती है। तो वो क्या करते हैं, सीधा जो हमारी पावर है, जो सत्ता है, वो जनता के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए, अभियान चलाते हुए कई बार, जैसे कि स्वच्छता का अभियान, पल्स पोलियो अभियान, साक्षरता का अभियान, टीकाकरण, वृक्षारोपण, ताकि जो सरकारी नीतियां हैं, जो वो परिणाम चाहते हैं, वो बेहतर आएँ। और बेहतर कब आएंगे, जब जनता कनेक्ट होगी उन अभियानों से। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, ये इसीलिए ज़्यादा सफल रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता ने भागीदारी निभाई है, जन सहभागिता रही है। तो यही हमारा टॉपिक यही है कि राजनीतिक सहभागिता, यानी इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसीलिए अब तक का जो सबसे बेस्ट या सबसे बेहतरीन परिणाम देने वाला अगर कोई अभियान है स्वच्छता से रिलेटेड, तो भारत का जो है स्वच्छ भारत मिशन रहा है, जो 2014 में चला है और 2019 तक उसका टाइम था। तो ये भी एक गैर परंपरागत में है। राज्य इस तरीके के अभियान चलाते हैं। पल्स पोलियो अभियान को भी देखिए, जब तक जनता इसमें भाग नहीं लेगी तो राज्य इसमें सफल नहीं हो पाएगा, इसलिए राज्य जो है ऐसे अभियान चला रहा है। सार्वजनिक दौड़ या मानव श्रृंखला का आयोजन, आपने देखा होगा रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता दौड़, है ना, इस प्रकार की, या मैराथन दौड़, ऐसे कार्यक्रम करवाना जिससे राज्य अपनी नीतियों को या जागरूकता लेके आना चाहता है जनता में, ताकि वो चाहते हैं कि हमारी नीतियों का समर्थन हो, जनता हमारी नीतियों का समर्थन करें। फिर देखिए, राज्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाता है ताकि जनता उन नीतियों से रिलेटेड भाग लें और उन्हें समर्थन प्राप्त करें। प्रश्नोत्तरी, निबंध, वाद विवाद, चित्रकला प्रदर्शनी इत्यादि ये तरीके हो सकते हैं। तो ये तो हुए राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप, ये हमने देखा है। फिर देखिएगा, जिसमें दूसरे टाइप में परंपरागत और गैर परंपरागत भी था दोस्तों। अब देखिए, राजनीतिक सहभागिता के उपकरण कौन कौन से। उपकरण का मतलब होता है साधन, यानी जनता पार्टिसिपेट तो करती है, लेकिन वो साधन कौन कौन से हैं, तो उन साधनों का भी हम देख लेते हैं, किसके माध्यम से जनता पार्टिसिपेट करती है। तो जो पहला है वो है दबाव समूह। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है, दबाव समूह का मतलब देखिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह कई बार अंतर पूछे जाता है एग्जाम में। राजनीतिक दल का उद्देश्य होता है संवैधानिक साधनों के द्वारा चुनाव लड़ना और सत्ता को प्राप्त करना, लेकिन दबाव समूह कभी भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। वो जो चुनाव लड़ते हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो समर्थन जरूर करते हैं। तो दबाव समूह के हित समान होते हैं, इसीलिए इन्हें हित समूह भी कहते हैं। इनके हित समान होते हैं और ये अपने उद्देश्यों या अपने हितों की पूर्ति
हेतु जन समर्थन जुटाकर उन्हें पूरा करने हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं ये लोग। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, किसान, कई बार किसानों की रैली होती है दोस्तों, तो वो सरकार को चेतावनी देते हैं कि हमारी ये मांगे हैं। तो वो मांगे देखिए वो कॉमन है, सभी किसानों से संबंधित, वो कोई एक किसान की समस्या नहीं है। मजदूर, अभी कोरोना के दौर में देख सकते हैं मजदूरों की बड़े तौर पर आवाज़ उठाई जा रही है कि मजदूरों को उन्हें मजदूरी दी जाए, उन्हें अपने घर तक पहुंचाया जाए। तो ये क्या है, ये दबाव डाला जा रहा है सरकार के ऊपर। ये भी एक सहभागिता का साधन है। विद्यार्थी संगठन, फिर देखिए दूसरा जो उपकरण या साधन, आरंभक। आरंभक का मतलब होता है प्रस्ताव तैयार करना। किसका प्रस्ताव तैयार करना? कानून या संविधान में संशोधन का प्रारूप तैयार करना। ऐसा स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, पर ये कानून बनाना और संविधान संशोधन करना दोनों ही कार्य विधानमंडल के हैं। और ऐसा स्विट्जरलैंड में है कि जनता, विधानमंडल ऐसा काम नहीं करे तो जनता खुद ऐसा आगे होकर काम कर सकते हैं। भारत में जन लोकपाल का जो आंदोलन है 2012 में चला था, आपने देखा 2011-12 में, तो ये एक तरीके से भारत में भी इनडायरेक्टली है। इसको हालांकि संवैधानिक मान्यता नहीं है। तो प्रस्ताव तैयार करना, आप कोई भी कानून बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसा कठोर कानून बने, तो आप ऐसा प्रस्ताव तैयार करें, सरकार को भेजें और सरकार उस पर काम करें। तो ये भी एक साधन है। प्रत्याह्वान या प्रत्यावर्तन बोल सकते हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाना, ये भी स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। इसीलिए इस जो खंड अ है या भाग अ है उसमें देखा होगा कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पाया जाता है? स्विट्जरलैंड में। तो इसीलिए कहा जाता है जो जनता चाहती है वहाँ पे इजीली हो जाता है, जनता पहल कर सकती है किसी भी काम का, वो चुने हुए जनप्रतिनिधि को वापस बुला सकती है, वो कानून का प्रस्ताव तैयार करके भेज सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में है। कैंटन का मतलब प्रांतों में। फिर देखिए जनता जो है, जनता के लिए जन सुनवाई, ये भी एक साधन है। हमने पिछले में परंपरागत और गैर परंपरागत में इसको क्या है, न्याय आपके द्वार, ये राजस्थान सरकार के द्वारा एक चल रहा है अभियान। प्रशासन गाँव और शहरों के संग। तो ये अनेक ऐसे चीज़ें हैं जिसके माध्यम से जन सहभागिता, या राज्य चाहता है कि ये सहभागिता कंप्लीट हो। सलाहकार परिषद, इसमें योजना आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा परिषद, ऐसे और सलाहकार परिषदें हो सकती हैं जिसके माध्यम से जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यों में या सत्ता में पार्टिसिपेट करती है। फिर देखिए परिप्रच्छा, ये भी हमने वहाँ कर लिया, ये साधनों के रूप में इसलिए रिपीट हो रहा दोस्तों। परिप्रच्छा का मतलब है किसी प्रश्न पर निर्णय हेतु मतदान करवाना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 2016 में यूरोपियन संघ से अलग होना या न होना, इस बात पर ब्रिटेन में जनमत संग्रह करवाया था और उसमें 52% पॉपुलेशन ये कहा कि हमें अलग होना है। जिन्होंने भी वोट कास्ट किया उनमें 52% वोट देने वालों ने ये कहा कि हमें यूरोपियन संघ के साथ नहीं रहना है। तो इसीलिए सरकार ने निर्णय किया कि हम अलग हो रहे हैं। सविनय अवज्ञा, यानी जानबूझकर जो गलत कानून है, अन्यायपूर्ण कानून है, उनका विरोध करना और फिर गिरफ्तारियां देना, जेल जाना, ताकि सरकार को पता चले कि हमने जो कानून बनाया जनता उसका विरोध कर रही है और उस कानून को वापस ले सकें। राजनीतिक प्रतिहिंसा, ये भी इसका साधन है। फिर देखिए राजनीतिक सहभागिता की उपादेयता, इसका महत्व क्या है, राजनीतिक सहभागिता ने क्या दिया है। तो यह पहली बात तो लोकतंत्र की एक ज़रूरी शर्त है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोकतंत्र का प्राण है, अविभाज्य। अगर इसको लोकतंत्र से बाहर निकालेंगे राजनीतिक सहभागिता को, तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। और राजनीतिक सहभागिता केवल लोकतंत्र में ही पनप सकती है। अगर आप राजनीतिक सहभागिता की बात करें और वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं है, यानी दोनों पर्याय हैं। इसका हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, पंचायती राज एक बेस्ट एग्जाम्पल हैं, या शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, ये भी राजनीतिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए हैं। परिप्रच्छा को बढ़ावा देना चाहिए, हर बात पर जनता की राय लेनी चाहिए, ताकि राजनीतिक सहभागिता की एक बेस्ट साधन है हमारे सामने, ताकि सरकार को पता चले कि जनता इसके बारे में क्या राय रख रही है। फिर देखिए राजनीतिक सहभागिता के पक्ष में तर्क कि इससे सामान्य हितों में वृद्धि होती है, एकजुटता बढ़ती है, सजगता बढ़ती है। सजगता किस मामलों में? सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर। अगर इसका मूल्यांकन करें दोस्तों राजनीतिक सहभागिता का, तो देखिए मूल्यांकन में दोस्तों फ़ायदा और नुकसान दोनों देना है। आप फ़ायदा भी बताएं, ऊपर हमने ये जैसे चर्चा की है, ये वाले ये सारे फ़ायदे हैं। नुकसान में जैसे कि हर छोटी छोटी बातों पर फिर हड़ताल होने लग जाती है, नारेबाजी, रैलियाँ, है ना, धरना प्रदर्शन, हड़तालें, धमकियाँ होती है, पथराव होते हैं, कई बार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान होता है, जेल भरो आंदोलन,
तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो इसके फिर देखिए भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता दोस्तों, और वो इस कदर हावी हो जाती है, इस कदर बेकाबू हो जाती है कि पॉजिटिव रिजल्ट कम और गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। कई बार लोगों की जानें चली जाती है। आपने देखा होगा जातिगत संघर्ष या सांप्रदायिक हिंसा, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सहभागिता के लिए निकलते हैं, लेकिन आखिर में इनका जो परिणाम निकल के आता है कि भीड़ बेकाबू हो जाती है और उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। तो राजनीतिक सहभागिता अच्छी है, लेकिन वह नियंत्रित होनी चाहिए, राज्य के हित में होनी चाहिए, संवैधानिक साधनों पर आधारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष या मूल्यांकन दें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स दिखाते हुए लास्ट में आपको अपना व्यू दिखाना है कि इस प्रकार से ये होना चाहिए। फिर देख लेते हैं दोस्तों आज के प्रश्नोत्तर। राजनीतिक सहभागिता के कोई दो उपकरण बताने आपको। उपकरण का मतलब है कि साधन, जैसे दबाव समूह, आरंभक, है ना, जन सुनवाई, सलाहकार परिषद, इतने सारे थे, कोई भी दो बताने हैं तो ये हैं। आप भी आंसर करने की कोशिश कीजिए। और राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप कौन कौन से हैं देखिएगा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक है विकासपरक, एक है लोकतांत्रिक। एक है विकासपरक, दूसरा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक को पुनः दो भागों में हम बांट सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत, और उन्हें वापस हम दोनों पक्षों से देख सकते हैं कि नागरिकों की सहभागिता और राज्य की तरफ से। फिर गैर परंपरागत में भी नागरिकों की सहभागिता और राज्य द्वारा सहभागिता। तो इस प्रकार से तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा दोस्तों। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आसान शब्दों में, बहुत संक्षिप्त वार्तालाप में आपको कंप्लीट चीज़ दी जाए और कोई उलझन ना हो। आपको फिर भी कोई उलझन हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी समस्या का निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को फ़ायदा मिले। और ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले दोस्तों। और आगे भी आने वाले समय में मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा राजनीति विज्ञान की। मेरी कोशिश है दोस्तों कि राजनीति विज्ञान की अधिकांश चीज़ें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पर उपलब्ध करवाने की मेरी पूरी कोशिश है और मैं लगा हुआ हूँ इसी कार्य में। कई सारे दोस्त ये कमेंट करते हैं कि सर वो टॉपिक कब करवाओगे, ये टॉपिक आपने छोड़ दिया। दोस्तों मैं सारे टॉपिक क्लियर करवाऊँगा, आप हड़बड़ाहट मत कीजिएगा। जो वीडियो डालें आप उन्हें आराम से देखिए, नोट्स तैयार कीजिए और आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। कोई दिक्कत है तो आप लिखिएगा, मैं पर्सनल आपको मैसेज करके कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।